हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। जैसा आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने 10 इम्पॉर्टेंट कोट्स को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में भी हम 10 और जो इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं उनको हम हिंदी में डिस्कस करने जा रहे हैं। चूँकि फ्रेंड्स प्ले लेंदी है तो इसमें आपको कोट्स भी ज़्यादा मिलेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली एक प्यारी सी कोट आती है जो लेपिडस कहता है सीजर से, और एंटोनी के बारे में कहता है एक्ट फर्स्ट के सीन 4 से ली गई है। लेपिडस कहता है कि आई मस्ट नॉट थिंक देयर आर इविल्स इनो आई मस्ट नॉट थिंक देयर आर evils to darken all his goodness. Evils और देखिए ये जो वर्ड आया है ये इनफ के लिए यूज हुआ है, यानी पर्याप्त के लिए। टू डार्कन ऑल हिज गुडनेस। और यहाँ जो डार्कन है, डार्कन का मतलब है छिपा देना, यानी काला कर देना, अर्थात छिपा देना। हिज फॉल्ट्स इन हिम सीम एज द स्पॉट्स ऑफ हेवन। हिज फॉल्ट्स सीम हिम एज द स्पॉट ऑफ हेवन। कौन कहता है फ्रेंड्स? लेपिडस कहता है, सीजर से कह रहा है एंटोनी के बारे में। लेपिडस टू सीजर अबाउट एंटोनी। और एक्ट फर्स्ट के सीन 4 से ये कोट फ्रेंड्स ली गई है। एक्ट फर्स्ट सीन 4। देखिए कहता है कि आई मस्ट नॉट थिंक देयर आर इविल्स टू डार्कन ऑल हिज गुडनेस। हिज फॉल्ट इन हिम सीम एज द स्पॉट्स ऑफ हेवन। कह रहा है लेपिडस कि मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता कि उसके जो गुण हैं, अवगुण हैं, वो इतने गंभीर हैं कि जितनी भी उसकी गुडनेस है, जितने भी उसने अच्छे काम किए हैं, उन सब को वो छिपा दे। अर्थात उसने इतने सारे अवगुण नहीं हैं, इतने गंभीर उसमें अवगुण नहीं है कि जितनी भी उसकी उपलब्धियां रही हैं, जो उसके गुण रहे हैं, उनको हम भूल जाएं, उनको हम एक तरफ कर दें, डार्कन कर दें। यानी उसके जो दोष हैं वो स्पष्ट इसलिए उस प्रतीत होते हैं क्योंकि हम जो उसकी विशिष्ट उपलब्धियां हैं उनकी बैकग्राउंड में उनको देखते हैं। आगे कहता है हिज फॉल्ट्स इन हिम, हिज फॉल्ट्स सीम इन हिम एज द स्पॉट ऑफ हेवन। कि उसके जो दोष हैं वो उसने अर्जित नहीं किए हैं, बल्कि उसके जो दोष है वो वंशानुक्रम है और उसको पालन पोषण से मिले हैं। वैसे ही जैसे उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसको वो मिलते। और कहता है कि वो तो मजबूर है इस मामले में। बात के लिए फ्रेंड्स, लेपिडस कह रहा है किसके? एंटोनी के बारे में, कि भाई जो उसको दोष हैं, बहुत ज़्यादा दोष नहीं है और इतने दोष नहीं है उसमें कि हम जो उसकी गुडनेस है उसको छिपा दें, उसकी गुडनेस को हम नज़रअंदाज कर दें। ठीक, हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए हमें छोटा सा भी गुण उसको उसका बड़ा दिखाई देता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्यारी सी कोट आती है जो क्लियोपेट्रा कह रही है। क्लियोपेट्रा की एक नौकरानी है, लेडी इन वेटिंग आप कह सकते हैं, वो है चार्मियन। एक्ट फर्स्ट के सीन 5 से कोट है। तो क्या कहती है? देखिए क्लियोपेट्रा वो कहती है कि ओ हैप्पी हॉर्स टू वियर द वेट ऑफ एंटोनी। ओ हैप्पी हॉर्स कि अरे प्यारे घोड़े, टू बियर द वेट ऑफ एंटोनी। कि तुम किसको ले जा रहे हो? एंटोनी को ले जा रहे हो। डू ब्रेवली हॉर्स फॉर वॉट्स दाउ हु दाउ मूवस्ट।
और आगे उस घोड़े को क्या कहती है कि ब्रेवली हॉर्स, फॉर व्हाट्स दाउ हुम, कि कैसे हो तुम, फॉर द हुम हुम दाउ मूवस्ट, और आगे कहती है कि द डेमी एटलस ऑफ दिस अर्थ, द आर्म एंड बर्गोनेट ऑफ मैन। इस लाइन से आप पहचान सकते हैं डेमी एटलस ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर फ्रेंड्स, डेमी एटलस ऑफ दिस अर्थ, नॉट वर्ल्ड, ऑफ दिस अर्थ कहती है वो इसको, और डेमी एटलस ऑफ दिस अर्थ के बाद कहती है कि द आर्म एंड बर्गोनेट ऑफ मैन। और एक वर्ड आया फ्रेंड्स, बर्गोनेट। बर्गोनेट क्या होता है? एक जो स्टील का हेलमेट उस जमाने में पहना जाता था उसको बर्गोनेट कहते हैं, यानी मेटलिक एक हेलमेट की तरह होता था, उसको बर्गोनेट कहा गया है। तो क्लियोपेट्रा कह रही है चारमियान से और एक्ट फर्स्ट के सीन फिफ्थ में ये लाइन कही गई है। देखिए क्या कहती है वो, एक्चुअल में थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं आपको कि जो क्लियोपेट्रा है वो प्रेम में बीमार है। क्लियर? किसके? एंटोनी के। और एंटोनी के बारे में सोच रही है जो उससे बहुत दूर बैठा हुआ है। क्लियोपेट्रा के पास उसकी नौकरानी है चारमियान, तो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि एंटनी इस समय पर क्या कर रहा होगा। उसके बैठने, खड़े होने, चलने, घोड़े पे होने का वो अनुमान लगाती है, और उसे लगता है कि जब एंटनी घोड़े की पीठ पर बैठा होता है तब वो कैसे बात करती है। वो गैस कर रही है कि एंटोनी जो है घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ है, तो वो क्या करती है, खुद को ही संबोधन करना शुरू कर देती है। इमेजिनरी वो कह रही है कि ऐसा लगता है कि जैसे घोड़ा उसके सामने हो लेकिन वास्तव में नहीं है, तो वो कल्पना में उससे कह रही है कि काश ऐसा होता होगा। तब वो कहती है कि ओ हैप्पी हॉर्स। क्लियर? तो क्लियोपेट्रा चारमियान से कह रही है कि बताओ चारमियान, अब तुम्हारा क्या विचार है, वो कहाँ है, क्या कर रहा है। तो वो कहती है कि अरे घोड़े, ओहो हैप्पी हॉर्स, यानी अरे घोड़े तुम तो हैप्पी हो, यानी तुम तो बड़े भाग्यवान हो। क्यों भाग्यवान हो? क्योंकि एंटोनी तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है, टू बियर द वेट ऑफ एंटोनी, क्योंकि तुम एंटोनी को अपने ऊपर बैठाए हुए हो। क्लियर? और उसके बाद कहती है कि डू ब्रेवली हॉर्स, अरे घोड़े तुम तो बड़े बहादुर हो। क्लियर? बहादुर घोड़े, क्या तुम जानते हो फॉर व्हाट्स दाउ हुम, कि तुम अपने ऊपर किसको बैठाए हुए हो। और कहती है आगे कि द डेमी एटलस ऑफ दिस अर्थ, जो तुम्हारे ऊपर बैठा है, ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, इसका एक दैवीय एटलस है। क्लियर? जिस तरह से एटलस ने अपने हाथों पे अर्थ को उठाए हुए है, उसी तरह ये जो है, यानी जो एंटोनी है, ये भी अर्ध एटलस है, यानी आधा एटलस है, एटलस के समान है। बात क्लियर फ्रेंड्स? द आर्म एंड बर्गोनेट ऑफ मैन, और आर्म एंड बर्गोनेट से मतलब है उसका, वो कह रही है कि ये जो है, ये बर्गोनेट ऑफ मैन यानी एक कवच है, एक हेलमेट है, और आर्म यानी अस्त्र है, और किसका? मैन यानी मानव जाति का ये क्या है? संरक्षक है। कौन? एंटोनी। तो यहां वो एंटोनी की प्रशंसा कर रही है। क्लियर? कल्पना में चारमियान से इस बात को कहते हुए। कोट्स क्लियर हुई फ्रेंड्स दोनों? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी एक्ट के इसी सीन में, यानी एक्ट फर्स्ट के फिफ्थ सीन में ही एक और प्यारी सी कोट आती है जो चारमियान से कहती है क्लियोपेट्रा। और क्या कहती है? देखिए कि माई सैलड डेज, माई सैलड डेज, और सैलड डेज का मतलब है मेरी छोटी उम्र के दिन। क्या? जब मैं छोटी थी। When I was green in judgment, when
आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट। और ग्रीन इन जजमेंट का मतलब है कि जब मैं अनुभवहीन थी। क्लियर? जजमेंट में ग्रीन यानी कच्चा, निर्णय लेने में कच्चा, तो अनुभवहीन। कोल्ड इन ब्लड, साथ साथ कहती है कोल्ड इन ब्लड। और इसके बाद एक लाइन और कहती है टू से एज आई सेड देन। टू से एज आई सेड देन। कौन कह रही है फ्रेंड्स? क्लियोपेट्रा टू चार्मियान और एक्ट फर्स्ट का सीन फिफ्थ। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए, एक्चुअल में थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं रेफरेंसेस का, कि जो क्लियोपेट्रा है, क्लियोपेट्रा ने चार्मियान से पूछा कि क्या कभी वो जूलियस सीजर को एंटनी के रूप में इस तरह के जुनून और उत्साह से प्यार करती है। तो चार्मियान 2 बार सीजर को बहादुर और बहादुर बोलती है। तो ये बात जो है जब क्लियोपेट्रा सुनती है तो क्लियोपेट्रा परेशान हो जाती है कि सीजर को बहादुर बोला जा रहा है। वो अपनी स्थिति बताती है कि जो जब उसने जूलियस सीजर की प्रशंसा की। क्लियर? तो क्लियोपेट्रा क्या कह रही है कि माय सैलड डेज, कि जब मैं जूलियस सीजर की प्रशंसा करती थी, सराहना करती थी, तो मैं क्या थी? मेरी उम्र जो है वो कम थी, मेरी छोटी उम्र के दिन थे। क्लियर? और मेरी जो निर्णायक क्षमता थी, यानी जो जजमेंट था, मेरा जजमेंट पावर थी, वो ग्रीन थी, यानी मेरी जो निर्णायक क्षमता थी वो अपरिपक्व थी, और मैं अपने जो उत्कृष्ट भाव हैं उनको भी प्रकट नहीं कर पाती थी जितना कि मैं अब कर पाती हूँ। और जब मैंने जो कुछ वह कहा, टू से एज आई देन, जो कुछ मैंने तब कहा वह जो है उचित नहीं था। क्लियर? कौन कह रही है? क्लियोपेट्रा कह रही है चार्मियान से, कि जब मैं उसकी प्रशंसा करती थी सीजर की, तब मैं छोटी उम्र मेरी थी और मुझे जजमेंट की जो पावर है वो मेरी कम थी, यानी मैं अनुभवहीन थी, और मैंने जो कुछ भी कहा उन दिनों वो सब उचित नहीं था। तो कोट्स फ्रेंड्स, ये कोट क्लियर? एक और प्यारी सी कोट हम डिस्कस करते हैं। एंटोनी कहता है सीजर से, एक्ट सेकंड के सीन सेकंड की ये कोट है। वो कह रहा है कि एज फॉर माई वाइफ, एज फॉर माई वाइफ आई वुड यू हैड हर स्पिरिट, आई वुड you had her spirit in another। देखिए फ्रेंड्स, ये हर किसके लिए यूज किया है? हर वो कह रहा है, हर स्पिरिट कह रहा है प्रकृति, उसकी प्रकृति, और इन सच अनदर यानी फुलविया में। द थर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज योर्स, द थर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज योर्स। और द थर्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां कह रहा है, तीसरा साम्राज्य तुम्हारा है, विच विद ए स्नैफल, और ये जो वर्ड आया है स्नैफल, स्नैफल का मतलब होता है फ्रेंड्स लगाम, घोड़े को लगाम लगाना। यू मे पेस इजी बट नॉट सच ए वाइफ, यू मे पेस इजी, कि तुम घोड़े को तो बड़ी आसानी से लगाम लगा सकते हो, बट नॉट सच ए वाइफ। क्लियर फ्रेंड्स? कौन कहता है इसको? एंटनी कहता है सीजर से, एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में। एक्ट सेकंड सीन सेकंड। देखिए क्या है एक्चुअल में, एंटोनी कह रहा है कि जहां एज फॉर माई वाइफ, कि जहां तक मेरी पत्नी का प्रश्न है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी दूसरी स्त्री ढूंढ सकते हैं। क्या? यू हैड हर सच,
यू हैड हर स्पिरिट इन अनदर, यानी आप एक दूसरी स्त्री ढूंढ सकते हो और वो कैसी हो, जो उतना ही ओजस्वी हो और स्वतंत्रता प्रिय हो। आगे कहता है द थर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज योर्स, तब जो संसार है, जो रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य के तृतीय भाग को शांत और व्यवस्थित रखना कहीं अधिक सरल है। विद विच विद स्नैफल, कह रहा है ना, द थर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज योर्स विद विच स्नैफल, की जो रोमन साम्राज्य का तीसरा भाग है उसको शांत रखना और उसको व्यवस्थित रखना कहीं अधिक सरल है। किससे सरल है? यू मे पेस इजी बट नॉट सच ए वाइफ, ऐसी पत्नी को नियंत्रण में रखने से। क्लियर? वो कह रहा है जहां तक मेरी पत्नी का सवाल है तो मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी दूसरी स्त्री को ढूंढ लो जो उतनी ही ओजस्वी हो और स्वतंत्रता प्रिय हो, क्योंकि ऐसी पत्नी को नियंत्रण में रखने से रोमन साम्राज्य के तृतीय भाग को शांत और व्यवस्थित रखना कहीं अधिक सरल है। कोट क्लियर हुई फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्ट सेकंड के सीन 5 से एक प्यारी सी कोट है और क्लियोपेट्रा कह रही है चार्मियान से, कह रही है, क्या कहती है देखिए कि सम इनोसेंट्स एस्केप नॉट द थंडरबोल्ट, सम इनोसेंट एस्केप, यह जो वर्ड एस्केप यूज किया है ये एक्चुअल में एस्केप ESCAP, ये एस्केप है जिसका अर्थ होता है बच निकलना। क्लियर? लेकिन ऑथर ने यहां SCAP एस्केप यूज किया है, नॉट द थंडरबोल्ट। क्या कहती है कि सम इनोसेंट एस्केप नॉट द थंडरबोल्ट मेल्ट इजिप्ट इनटू नाइल। क्लियर? देखिए जो इजिप्ट है वो क्या है? नाइल, नील नदी के किनारे है। तो मेल्ट इजिप्ट इनटू नाइल एंड काइंडली क्रीचर्स टर्न ऑल टू सर्पेंट्स एंड काइंडली क्रीचर्स, की जो इजिप्ट है उसको पिघल जाने दो नील नदी में, और जो काइंडली क्रीचर्स है टर्न ऑल टू सर्पेंट्स, उनको किस में बदल जाने दो? काइंडली क्रीचर्स टर्न ऑल टू सर्पेंट। और जितने भी प्राणी हैं उन सबको सर्पेंट्स में यानी सांप में बदल जाने दो। और फिर आगे कहती है कॉल द स्लेव अगेन, उस नौकर को दोबारा बुलाओ। यानी उस मैसेंजर को दोबारा बुलाओ। दो आई एम मैड, यद्यपि मैं पागल हो गई हूं, आई विल नॉट बाइट हिम। आई विल नॉट बाइट हिम, फिर भी मैं उसको नहीं काटूंगी। क्लियर? कौन कहती है फ्रेंड्स? क्लियोपेट्रा कहती है चार्मियान से। देखिए थोड़ा सा रेफरेंस बता दूं, और हाँ, एक्ट सेकंड के सीन 5 की ये कोट है। थोड़ा सा इसका रेफरेंस आपको बता दूं, होता क्या है, खबर मिलती है कि जो एंटोनी है, एंटोनी ने ऑक्टेविया के साथ विवाह कर लिया है। उसकी पहली पत्नी फुलविया मर गई, उसने ऑक्टेविया के साथ विवाह कर लिया। तो रोम में ऑक्टेविया के साथ जब एंटोनी ने विवाह कर लिया, उसकी खबर एक दूत लेके आता है, और वो अप्रिय जो खबर है, उस खबर को जब क्लियोपेट्रा सुनती है, भाई क्लियोपेट्रा के लिए तो ये अप्रिय खबर ही थी, तो वो बार बार उस जो दूत है, जो मैसेंजर है इस खबर को लेके आया है, वो उसको पीटती है। अब देखिए प्रेम में वो परेशान है, किसके? एंटोनी के, क्लियोपेट्रा। अब उसके सामने ना तो एंटोनी है ना ही ऑक्टेविया है,
अगर उनमें से कोई होता तो फिर उनका ट्रीटमेंट करती। तो वो क्या करती है, जब उसको इनमें से कोई नहीं है उसके सामने, तो जो मैसेंजर इस खबर को लेके आया है उसको ही वो पीटती रहती है। हालांकि बाद में उसे अपनी अन्याय का निरर्थकता जो कहती है कि ये निरर्थक है, इसको पीटने का कोई मतलब नहीं है, हालांकि वो बाद में रिपेंट करती है। लेकिन इस टाइम वो क्या करती है, उसको पीट रही है। किसको? दूत को, जो खबर लेके आया है। तब कहती है, क्या कहती है कि सम इनोसेंट स्केप नॉट द थंडरबोल्ट, कि जब आसमान से बिजली गिरती है तो उसमें से जो मरने वाले लोग हैं वो क्या होते हैं? इनोसेंट्स भी होते हैं। यानी जब आसमान से बिजली गिरती है तो उसमें जो निर्दोष लोग हैं वो भी मारे जाते हैं। और आगे कहती है कि भगवान करे मेल्ट इजिप्ट इनटू नाइल, जो इजिप्ट है, जो मिस्र है, वो पिघल कर नील नदी में डूब जाए, और काइंडली क्रीचर्स टर्न ऑल द सर्पेंट्स, और सारे जो प्राणी हैं वो क्या हो जाए? वो सर्पेंट्स में बदल जाए, यानी सारे प्राणी सांप में बदल जाएं। और फिर कहती है कि कॉल द स्लेव अगेन, उस नौकर को दोबारा से बुलाओ, उस संदेशवाहक को दोबारा से बुलाओ। दो आई एम मैड, यद्यपि मैं पागल हो गई हूँ, गुस्से से मैं पागल हो गई हूँ, मैं ईर्ष्या से पागल हो गई हूँ, लेकिन आई विल नॉट बाइट हिम, मैं उसको नहीं खाऊंगी, मतलब मैं उसको चबा तो नहीं जाऊंगी। जाओ और उसको बुला कर लाओ। बात क्लियर फ्रेंड्स? कौन कहती है? क्लियोपेट्रा चार्मियान से इस बात को कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि जब उसे पता लगता है कि फुलविया ने से जो है शादी कर ली है, ऑक्टेविया से शादी कर ली है एंटोनी ने, तो वो पगला जाती है। अगली जो कोट है फ्रेंड्स, वो एक एसाइड है मैनस की। मैनस कहता है, क्या कहता है कि फॉर दिस आई विल नेवर फॉलो दाई पार्ट, आई विल नेवर फॉलो दाई पार्ट। और ये जो वर्ड यूज किया है ऑथर ने, इसका मतलब है फेडेड। हु सीक्स एंड विल नॉट टेक, हु सीक्स एंड विल नॉट टेक, कि जो इच्छा तो करते हैं लेकिन नहीं प्राप्त करते। व्हेन वंस इट इज ऑफर्ड, when once it is offered, कि जब कोई वस्तु उनको ऑफर की जाती है, shall never find it more, क्लियर फ्रेंड्स? कौन कहता है? मैनस। मैनस की साइड है, एक्ट सेकंड के सीन 7 से ली गई है। एक्ट सेकंड और सीन 7। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए है क्या, थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि जो मैनस है वो सेक्सटस जो पोम्पस है, पोम्पस का बड़ा करीबी सहयोगी है, और वो उसको एक शक्तिशाली शासक के रूप में देखना चाहता है। तो सर्वोच्च बनने के अपने जो सपना है उसको साकार करने के लिए वो एक अवसर देता है। लेकिन सेक्सटस पोम्पस है, वो कहता है कि जो मर्यादा है और नैतिकता है, इसके आधार पे वो इस अवसर का फायदा नहीं उठाता। तो उसका जो सम्मान है, अपने सम्मान को वो अपने लाभ से ऊपर रखता है। तो इस पे मैनस नाराज हो जाता है, और तब वो इस असाइड को कहता है, अपनी जो भावना है वो इस असाइड के माध्यम से वो व्यक्त कर रहा है। और क्या कह रहा है कि पॉम्पी, मैं कभी भी आपका जो आई विल नेवर फॉलो दाई पैलेट, कि मैं जो आपका क्षतिग्रस्त भाग्य है, फेडेड जो आपका लक है, उसका मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा, उसके समर्थन करने का मैं प्रयास कभी अब नहीं करूंगा। और आगे कहता है कि हु सीक्स एंड विल नॉट टेक व्हेन वंस इज ऑफर्ड, कि जो चाहते हैं लेकिन वो जो अवसर उन्हें दिया जाता है उसको वो कैश नहीं कर पाते, उसको वो अवेल नहीं कर पाते। यानी अवसर आपको मिलता है और अब उस अवसर में आपको अपनी जो योजना है उसको क्रियान्वित अगर आप नहीं कर पाते, तब क्या कहता है? शैल नेवर फाइंड इट मोर। तो ऐसे लोगों को भाग्य जो है वो दूसरा अवसर नहीं देता। यानी अगर ईश्वर ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक कहावत आती है कि अपॉर्चुनिटी वन नॉक्स एवरीवन्स डोर बट वंस, की अवसर आता है सबके जीवन में, लेकिन
एक ही बार आता है। तो बिल्कुल वही कहावत देखिए यहाँ सटीक है, वो कह रहा है कौन, मैनस की असाइड है। मैनस इस बात को कह रहा है कि अरे पॉम्पी, मैं आपका जो क्षतिग्रस्त भाग्य है, जो फेडेड लक है, अब मैं उसका कोई समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि आप में जो महत्वाकांक्षा को साकार करने की आपकी जो इच्छा है वो नहीं है, और मेरी जो योजना है, जो मेरी प्लानिंग थी, उसको आपने निष्फल कर दिया है। तो कहता है कि वो व्यक्ति जो चाहता है और उसको वो वस्तु अगर कभी ऑफर की जाती है और उस अपॉर्चुनिटी को वो नहीं अवेल कर पाता, तो भाग्य उसको जीवन में कभी दोबारा अवसर नहीं देता। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली जो कोट है वो एक्ट थर्ड के सीन 5 से ली गई है। इनोबार्बस कहता है इरोस से, और क्या कहता है? कहता है कि देन वर्ल्ड, कि जो संसार है, दाउ हैस्ट अ पेयर ऑफ चाप्स नो मोर। देन वर्ल्ड, कि जो संसार है, दाउ हैस्ट अ पेयर ऑफ चाप्स, दाउ हैस्ट ए पेयर ऑफ चाप्स। चाप कहते हैं फ्रेंड्स लड़के को, बॉयज। नो मोर एंड थ्रो बिटवीन देम ऑल द फूड दाउ हैस्ट। नो मोर एंड थ्रो बिटवीन देम, फेंक दो जितना कुछ भी तुम्हारे पास है। ऑल द फूड दाउ हैस्ट। क्लियर? एंड ऑल द फूड दाउ हैस्ट, दे विल ग्रिंड द वन द अदर। दे विल ग्रिंड द वन द अदर। क्लियर फ्रेंड्स? कहता है कौन? इनोबार्बस। किससे कहता है? इरोस से। और देखिए थोड़ी सी अगर इसकी बैकग्राउंड की बात करें, हाँ, एक्ट थर्ड के सीन 5 में ये कहता है। थोड़ी सी जरा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, जो इरोस और इनोबार्बस हैं, वो ऑक्टेवियस सीजर और सेक्सटस पोम्पस के बीच जो युद्ध लड़ा गया है, और जो लैपिडस है, लैपिडस के ऑक्टेवियस सीजर के जो अन्यायपूर्ण जो ट्रीटमेंट हुआ है, उसकी वो बात कर रहे हैं। एक्चुअल में लैपिडस को ऑक्टेवियस सीजर के द्वारा कैद कर लिया गया है। इनोबार्बस उस पर टिप्पणी कर रहा है और कह रहा है कि जो सेक्सटस पोम्पस के लापता होने के बाद जो स्थिति विकसित हुई है और जो महान रोमन साम्राज्य के लिए जो निरंतर एक खतरा बनी हुई है, तो इसमें क्या है, जो ट्रायम्विरेट से एपिडस लैपिडस को हटाने के बाद जो रोमन साम्राज्य पर शासन करता है, अब जो ऑक्टेवियस सीजर और मार्क एंटोनी ही रोमन साम्राज्य की जो अध्यक्षता है वो करने वाले हैं। क्लियर? तो अब कहता क्या है इनोबार्बस? वो कहता है दाओ वर्ल्ड दाओ हैस्ट अ पेयर ऑफ चैप्स, कि अब तो केवल 2 ही लड़के रह गए हैं और वो आपस में लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक कि they'll grind the one the other, जब तक कि वो एक दूसरे को समाप्त नहीं कर देते। यानी अब तो केवल 2 ही योद्धा रह गए हैं, 2 ही वीर रह गए हैं, 2 ही लड़के रह गए हैं, और आपस में तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि वो एक दूसरे को समाप्त नहीं कर देते। क्लियर फ्रेंड्स? इसके अगले ही सीन में, यानी एक्ट थर्ड के सीन 6 में, मैकेनास है एंटोनी का फ्रेंड, वो ऑक्टेविया से कहता है कि ईच हार्ट इन रोम डज लव एंड पिटी यू। ईच हार्ट इन रोम डज लव एंड पिटी यू, कि रोम में रहने वाला हर व्यक्ति तुम्हें प्रेम करता है और उसके मन में तुम्हारे प्रति दया है। ओनली द एडल्टेरियस एंटोली,
एडल्टेरियस यानी व्यभिचारी, कहता है वो किसको, एंटोनी, मोस्ट लार्ज इन दिस टर्न्स यू ऑफ। मोस्ट लार्ज यानी दुराचारी है, इन दिस टर्न्स यू ऑफ। मैकेनास किससे कहता फ्रेंड्स, ऑक्टेविया। और एक थर्ड का सीन सिक्स्थ। क्लियर। अब देखिए थोड़ी बैकग्राउंड की बात कर लें। एंटोनी जो है वो जो मार्क एंटोनी है, एंटोनी का जो व्यवहार है ऑक्टेविया के प्रति, चूंकि वो क्लियोपेट्रा के प्रेम में पड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा नहीं है, तो एंटोनी को व्यभिचारी कह रहा है मैकेनास, और कह रहा है कि क्योंकि क्लियोपेट्रा के साथ उसके प्रेम संबंध है, वो कामुक है, और सबसे कामुक और व्यभिचारी व्यक्ति वो उसको बताता है। वो स्वागत करता है ऑक्टेविया का, ऑक्टेविया का स्वागत करते हुए कहता है कि रोम में हर व्यक्ति, सारे रोमवासी आपसे प्रेम और दया वो रखते हैं, केवल दुराचारी और एडल्टेरियस यानी दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ा हुआ जो एंटोनी है उसने ही आपको त्याग दिया है। क्लियर। और उस उल्टा उस अनैतिक जो महिला है क्लियोपेट्रा को शक्ति और अधिकार एंटोनी ने दे रखे हैं। और इस सब पे हमें क्या होता है, इस कृत्य पे, इन दिस टर्न्स यू ऑफ, और इस सारे कृत्य ने जो तुम्हें एक तरफ कर दिया है, इस सब को जब हम देखते हैं तो हमें दुख होता है। क्लियर फ्रेंड्स। कौन कहता है, मैकेनास। किससे कहता है, ऑक्टेविया से। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे एक बड़ी प्यारी सी कोट आती है एक्ट थर्ड के सीन 13 में। इनोबार्बस की जो असाइड है, इनोबार्बस कहता है कि टिस बेटर प्लेइंग विद ए लॉयंस वेल्प, टिस बेटर कि ये अच्छा है खेलना, प्लेइंग विद ए लॉयंस वेल्प। और वेल्प कहते हैं बच्चे से, कि शेर के बच्चे से खेलना बेटर है देन विद एन ओल्ड वन डाइंग। कि जो बूढ़ा शेर है, ऐसा शेर जिसकी मृत्यु हो जाएगी, बूढ़े शेर से, मृत्यु के दरवाजे पर खड़े हुए शेर से खेलने से अच्छा है उसके बच्चे से खेलना। क्लियर फ्रेंड्स। देन विद एन ओल्ड वन डाइंग। और इनोबार्बस कह रहा है, इनोबार्बस की ये असाइड है। और एक थर्ड के सीन 13 में है। थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात कर लें। एंटोनी गुस्सा हो जाता है जब वो देखता है कि कोई सामान्य व्यक्ति क्लियोपेट्रा से उसका हाथ चूमने की अनुमति मांग रहा है। पूछताछ करता है तो उसे पता लगता है कि जो व्यक्ति है वो क्लियोपेट्रा के लिए ऑक्टेवियस जो सीजर है उसका एक दूत था। तो वो थिडियास है दूत ने ऑक्टेवियस सीजर को अतिशयोक्ति का उपयोग करते हुए शानदार शब्दों में वो इस बात को बताता है। तो क्या कह रहा है इनोबार्बस, वो कह रहा है कि जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा हुआ शेर है, जो मरने वाला है, उस बड़े शेर के साथ खिलवाड़ करने से बेहतर है शेर के बच्चे के साथ, यानी लॉयंस वल्प, शेर के बच्चे के साथ खेलना। क्लियर फ्रेंड्स। एक्ट फोर्थ के सीन फोर्थ से एक प्यारी सी कोट ली गई है। एंटोनी कह रहा है इरोस से, कहता है कि कम गुड फेलो पुट माइन आर्मर ऑन। कम, कहता आओ, गुड फेलो पुट माइन आर्मर ऑन। और मुझे आर्मर पहना दो।
क्लियर। पुट माइन कम गुड फेलो, आओ और मुझे आर्मर पहना दो, मुझे कवच पहना दो। इफ फॉर्च्यून बी नॉट आर्स टुडे, इफ फॉर्च्यून्स नॉट बी आर्स टुडे। और बड़ी प्यारी सी बात कहता है कि अगर भाग्य ने आज हमारा साथ नहीं दिया टुडे, इट इज बिकॉज वी ब्रेव हर, इट इज बिकॉज वी ब्रेव हर। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उस भाग्य की कभी अवहेलना की थी। क्लियर। एंटोनी कह रहा है इरोज से, एक्ट फोर्थ का सीन फोर्थ। क्लियर फ्रेंड्स, एक्ट फोर्थ सीन फोर्थ। अब देखिए थोड़ी अगर बैकग्राउंड की बात करें तो जो मार्क एंटोनी है वो युद्ध में जाने के लिए, सुबह सुबह युद्ध में जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो क्लियोपेट्रा उससे अनुरोध कर रही है कि वो एक रात के लिए रुके, आनंद मनाए और कुछ आराम जो है वो करे। लेकिन एंटोनी उसके सुझाव को खारिज कर देता है। वो इरोज से कह रहा है कि इरोज भाई मेरा कवच लाओ और उसको पहनने में मेरी मदद करो। तब एंटोनी क्या कहता है कि गुड फेलो, कि प्रिय पुट माइन आर्मर ऑन, कि मेरे जो हथियार हैं और मेरा जो कवच है, प्यारे इरोस, प्यारे साथी इरोस, जो मेरा कवच है वो ले आओ। तो जो एंटोनी के हथियारों के साथ इरोस आता है और फिर कहता है कि मेरे अच्छे मित्र, मुझे जो कवच है मेरे वो मुझे पहना दो। और आगे कहता है कि अगर आज भाग्य ने साथ मेरा नहीं दिया, फॉर्च्यून्स नॉट बी आर्स टुडे, अगर भाग्य आज मेरा साथ नहीं देता तो वो इसलिए होगा क्योंकि हमने उसकी अवहेलना की है। और आओ मुझे मेरा कवच पहना दो। बात क्लियर फ्रेंड्स। तो आई होप आज जो हमने 10 कोट्स हिंदी में डिस्कस की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और हम फ्रेंड्स फर्स्ट टाइमर अगर हैं, फर्स्ट टाइम अगर वॉच कर रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अभी तक आपने मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उस पर जो सीरीज चल रही है उसको आप एंजॉय कीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है, जो सक्सेस है वो इंश्योर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।